बच्चों, ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत। फर्स्ट ईयर के अंदर अपने एक्सटेंशन चैप्टर नंबर 25। इससे पहले अपने पूरे 25 चैप्टर है आपके एक्सटेंशन के अंदर। उसमें से जो 23 नंबर चैप्टर है वैक्सीनेशन यानी टीकाकरण, वो डिट्टो सेम चैप्टर आपका मैनेजमेंट में है और वो प्रिंसिपल सर ने आपको अच्छी तरह से पढ़ा दिया है। डिट्टो कॉपी चैप्टर है वो आप मैनेजमेंट में प्रिंसिपल सर ने आपको पढ़ाया है, तो वो वीडियो आप अच्छी तरह से देख लेना। सेम ही है, कोई कहीं कह देना एक अक्षर का भी फर्क है तो नहीं है। तो जो इसमें 23 नंबर चैप्टर है वो आपको वहाँ से पढ़ना है। दूसरा बात कर रहे थे अपने, अब लास्ट चैप्टर बचा है अपना चैप्टर नंबर 25। चैप्टर नंबर 25 जिसका नाम है डेयरी फार्म प्रोजेक्ट रिपोर्ट। डेयरी फार्म प्रोजेक्ट रिपोर्ट। बेसिक बात ये है, अभी आर्थिक युग में बढ़ती हुई जनसंख्या में वर्तमान परिप्रेक्ष्य में दूध व उत्पादों की खपत दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। ये आपको पता है, पॉपुलेशन बढ़ रही है। उसके अलावा क्या है, जो दूध के या दूध से बने उत्पाद हैं उनकी भी खपत बढ़ रही है। इस जरूरत को पूरा करने के लिए बेहतर व लाभप्रद दूध उत्पादन आजकल एक बढ़ता हुआ व्यवसाय है। लोग दूध उत्पादन को व्यवसाय के रूप में देख रहे हैं, कर रहे हैं, जिसे करने के लिए बेहतर प्रबंधन व अनुभव की जरूरत होती है। मैंने आपको बहुत बार बताया, मैनेजमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट और मैनेजमेंट के अंदर ही सारी बातें आ जाती है। पशुपालकों को दुग्ध व्यवसाय व डेयरी शुरू करने या बढ़ाने हेतु बैंकों द्वारा आर्थिक सहायता उपलब्ध करवाई जाती है। बैंकों द्वारा क्या किया जाता है, आर्थिक सहायता यानी ऋण उपलब्ध करवाया जाता है। आज वो उसके बारे में ये सारी एक रिपोर्ट है। ये डेयरी रिपोर्ट के अंदर क्या क्या होना चाहिए, तकनीकी पक्ष क्या है, वित्तीय पक्ष क्या है, प्रबंधन पक्ष, अन्य पक्ष, इस तरह से मिलाकर एक रिपोर्ट तैयार होती है। फिर वो बैंक उसको लोन मंजूर करता है। तो उसके बारे में सारी डिटेल है आज इसके अंदर। पशुपालकों को ऋण उपलब्ध करवाता है कौन, बैंक करवाता है, जो एक समयबद्ध तरीके से की जाती है। ऋण उपलब्ध करवाता है लेकिन वो एक तरीके से मिलता है आपको, और समय समय पर केंद्र व राज्य सरकारों द्वारा भी विभिन्न प्रकार की अनुदानित योजनाएं। सेंट्रल गवर्नमेंट की अलग, राज्य सरकार अनुदानित है यानी कि अनुदान मिलते हैं। अनुदान का मतलब जैसे आपने कहीं से 100 रुपये लिए या मान लो लाख रुपए लिए, तो उसका मतलब कहीं कभी आप अपने पशुपालन के लिए लाख रुपए दे रहे हैं, लेकिन आपको उसमें छूट मिल जाएगी। आपको जमा लाख नहीं कराने पड़ेंगे, जमा 80 कराने पड़ेंगे, 75 करवाने पड़ेंगे, तो आपको अनुदान मिल गया, जिसके लाभ लेकर पशुपालक विभिन्न योजनाओं के माध्यम से अपना आर्थिक पक्ष मजबूत करता है, जिससे उसे योजनाओं के संचालन में आ रही विभिन्न बाधाओं का, देखो आजकल हर, मैं मानता हूँ चाहे वो एग्रीकल्चर वाला है, पशुपालन है, हर तबके में पैसों आर्थिक पक्ष जरूरी है। अगर कोई ये कह दे भी अपने पल्ले से पैसे लगाकर जिसके पास पड़े हैं, नहीं, आजकल यही सारा सिस्टम चल रहा है, बैंक लोन दे रहे हैं। लेकिन उसके लिए ये अभी बेहतर मैनेजमेंट होगा तो बंदे क्या है, जो भी पशुपालक है वो अच्छी तरह से ऋण वापस जमा करवा सकता है, अन्यथा वो क्या कर्ज ही चढ़ा रहता है। तो मैंने देखा है, बहुत सारे देखा है, लेकिन लोन ले लिया लेकिन उचित तरीके से मैनेजमेंट नहीं किया, योजनाओं का पता नहीं है। और मैनेजमेंट जब मैं आप शब्द बोलूँ तो आपको दिमाग में बहुत सारे पॉइंट आ जाने चाहिए जो अपने एक चैप्टर में अलग से पढ़े थे, उसके अंदर सारा आ जाता है। फीडिंग है, रख रखाव है, हाउसिंग है, आप क्या उसको खिला पिला रहे हो, स्वास्थ्य संबंधी है, वैक्सीनेशन है, सारी बातें आ जाती है उसकी। अगर वो बढ़िया होगा तो चलेगा। इसी प्रकार विभिन्न बैंकों द्वारा डेयरी हेतु ऋण की सुविधा उपलब्ध कराई जाती है, जो प्रोजेक्ट रिपोर्ट के आधार पर तय होता है। एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार होती है, उसके आधार पर ऋण मंजूर होता है। तो किसी भी डेयरी फार्म हेतु निम्न मानकों या सूचनाओं का संपूर्ण विश्लेषण बहुत आवश्यक है। पहला है तकनीकी पक्ष, टेक्निक, लैंड एंड लैंड डेवलपमेंट, कि किस एरिया में है, क्या लोकेशन है, कितनी भूमि है, सारी चीज़ का आपको ब्यौरा देना होगा। दूसरा सिविल स्ट्रक्चर, कितने स्टोर रूम वगैरह, मिल्क रूम, ऑफिशियल स्टाफ रूम वगैरह सारा आपको बताना पड़ेगा। भी हमारा ये लोकेशन है, इतनी भूमि है, इस पे ये बनाना है, ये रूम होगा, सर ये आपको प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करके देनी पड़ती है बैंक को। हाउसिंग, टाइप ऑफ हाउसिंग, एनिमल के लिए जो फीड दे रहे हैं वो क्या क्या फीड दोगे, कितना एरिया है, कितने पशु रखने हैं, उसके लिए जगह है वो कितनी है, ये सारी बातें किसके अंदर आ जाएगी, तकनीकी पक्ष के अंदर आएगी। दूसरी है वित्तीय पक्ष, फाइनेंशियली, इसके अंदर क्या रहता है, इंटरेस्ट रेट ऑफ रिटर्न, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न और बेनिफिट कॉस्ट रेशो, नेट परसेंट ग्रोथ, तो उसके बारे में आप किस तरह से उसको किस्तें बांधनी है, किस तरह से पेमेंट रिटर्न जमा करवानी है, क्या आपका सोर्स है। नेक्स्ट है प्रबंधन, मैनेजमेंट, किस तरह से आप मैनेजमेंट करोगे, ये एक डेयरी फार्म के लिए है। मैनेजमेंट में क्या क्या पक्ष है, सारी बातें वो
रिपोर्ट में देखेगा। ये चीज़ रिपोर्ट इसलिए तैयार की जाती है, ये सारी रिपोर्ट तैयार करके अपने बैंक को उपलब्ध करवानी पड़ती है, फिर वो बैंक ऋण मंजूर करता है। नेक्स्ट है, जैसे आप नेम ऑफ फाइनेंसिंग बैंक, किस बैंक से लेना चाहते हो लोन, ट्रेनिंग फैसिलिटी, ये इसके अंदर आपको बताने पड़ते हैं अलग से। अभी आप बहुत सारे बैंक हैं तो आप किस बैंक के अंदर लेना चाहते हो, आपकी रिपोर्ट तैयार करेगा, वो बताएगा आप किस बैंक से लोन लेना चाहते हो और कितना लोन चाहिए, किस तरह से कितने जो आपको पशु रखने हैं। ये तो एक यूनिट होती है इनकी पशुओं की, उस हिसाब से जो बैंक है वो ऋण उपलब्ध करवाता है। उपरोक्त सभी बिंदुओं को ध्यान में रखकर एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाई जाती है, जिसके अनुसार विभिन्न बैंक अपने अपने नियमों के अनुसार पशुपालक की स्थिति भी देखते हैं भी आपके पास कितनी भूमि है, कितनी जगह है, कितनी आपके पास एरिया है, क्या आपके पास सोर्स है, इसके अलावा क्या आपके सोर्स है। सोर्स का मतलब ये है भी, ये नहीं है भी आप पशु पाल रहे हो, कि सोर्स का मतलब ये है भी आप उनको हरा चारा कहाँ से दोगे, सूखा चारा, आपके पास भूमि कितनी है, एग्रीकल्चर वाली सारी बातें देखता है और अपने नियम के अनुसार से लोन देता है। यह ऋण उसे किस्तों में उपलब्ध करवाया जाता है ताकि संपूर्ण वर्ष के प्रत्येक महीने में आय अर्जित कर पशुपालक ऋण की किस्तों का समय पर भुगतान कर सके। ये आपको पता है, किस्तों में पेमेंट ली जाती है। और अनुदान का मतलब ये है भी, मान लो अगर आप 10 लाख का ऋण ले रहे हो, 15 लाख का ले रहे हो, तो उसमें कुछ परसेंट है वो सरकार ये कहती है भी इतना अनुदान है सेंट्रल गवर्नमेंट का, राज्य सरकार का, तो वो आपको वापस नहीं देना पड़ता। लेकिन ब्याज है वो लगेगा, लेकिन ब्याज इतना ज़्यादा नहीं है, लेकिन वो ब्याज जोड़कर मंथली आपको ऋण की किस्त उपलब्ध करवानी पड़ती है। और वही आप प्रोजेक्ट तैयार करोगे भी हमें इतने पशु रखने हैं, इतनी ये जगह है, इतने रूम बनाने हैं, ये है, उस हिसाब से फिर वो जो बैंक है और किस बैंक से लेना चाहते हो वो बैंक मंजूर करेगा और आपको मंथली किस्त जमा करवानी पड़ेगी। पशुपालक को 6 महीने के अंतर दुधारू पशु को 2 बैच में, अब देखो डेयरी फार्म ऐसे तो चलेगा नहीं, वो तो अपने मैनेजमेंट में पढ़ा ही था कि कुछ पशु ऐसे रखने पड़ते हैं जो दूध दे रहे हैं, कुछ पशु ऐसे रखने पड़ते हैं जो गैपिन है, उस हिसाब से पूरा इनका एक दूसरे से मिलान करते हुए रखना पड़ता है। आधे 6 महीने बाद खरीदने तो ऋण वितरित किया जाता है। दूसरी बात, जो बैंक है वो ये देता है भी 6 महीने पहले 2 बैच के अंदर ऋण उपलब्ध करवाता है। यह माना जाता है कि पशु को प्रसव हुए 1 महीना हो गया है, इसी आधार पर संपूर्ण प्रोजेक्ट का आर्थिक विश्लेषण किया जाता है। जब आप ऋण खरीदोगे, आपको ऋण वितरित किया जाएगा, तब वो ऋण इस पशुओं को खरीदने के लिए दिए जाएगा भी जिनको प्रसव हुए 1 महीना हो गया हो उस पशु। नेक्स्ट है 10 भैंसों की एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट निम्न प्रकार है। अब यानी कि 10 भैंसों की है या गायों की एक यूनिट बनाकर, एक ग्रुप बनाकर आपको रिपोर्ट बना के बताई गई है इसमें, जिसमें विभिन्न मदों में होने वाला खर्च व आय क्षेत्र समय के अनुसार बदलते रहते हैं। बैंक वालों को सब पता है, आप अपने हिसाब से नहीं मान सकते। अब भी हमें जी मान लो 10 गाय लेनी है, 10 भैंस लेनी है, गाय तो 1.5 लाख वाली भी हो सकती है, 1.25 लाख, लेकिन वो एवरेज रेट लेकर चलते हैं। क्या एवरेज? प्रोजेक्ट रिपोर्ट को वित्तीय वर्ष की शुरुआत, अब आपको पता है वित्तीय वर्ष की शुरुआत कब होती है? 1 अप्रैल से होती है। वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल। उसी तरह से अपने पढ़े थे हिंदी महीने, अंग्रेजी महीने, वो भी आपको बताया था। चैत्र महीना वो हिंदी का होता है, जनवरी या इंग्लिश महीने है, और वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से। इसी अनुसार लैक्सेशन डे व ड्राई डे की गणना की गई है। लैक्सेशन का मतलब दूध उत्पादन, ड्राई डे मतलब जब अपने शुष्क डे जब वो दूध देना बंद कर देती है। अब एक 10 भैंसों का एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट इसने आपको एग्जाम्पल के रूप में बताई है। अब इसने सबसे पहले बताया कॉस्ट ऑफ एनिमल्स, 10 भैंसों के लिए 5 लाख रुपए। कितने? 5 लाख रुपए। अब कह दो 5 लाख में तो 5 भैंस नहीं, वो एवरेज मानते हैं भी। एक भैंस के लिए जो एवरेज है वो 50 से 60 हज़ार रुपये। उसके बाद में ट्रांसपोर्ट का जो खर्चा है 10 हज़ार रुपये, कंस्ट्रक्शन 24 हज़ार रुपये, टोटल इसने 6,54,000 कैपिटल कॉस्ट बना दिया। नेक्स्ट है टाइप ऑफ एनिमल, मुर्रा बफेलो की इसने एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाई है। नंबर ऑफ एनिमल्स यानी कितने पशु? 10 पशु। नंबर ऑफ एनिमल पर बैच 5। ये 2 बैच बनाने होते हैं क्योंकि 2 बैच में देता है जो बैंक है वो इन 2 बैच में। कैसे? मान लो आपने 10 भैंसों की एक रिपोर्ट पेश की है, वो उन्होंने मंजूर कर ली, तो वो 5 भैंसों के लिए तो पहले पेमेंट देंगे, 5 की 6 महीने बाद देंगे। तो कॉस्ट ऑफ एनिमल्स पर एनिमल कॉस्ट मान रहा है बैंक 50,000 रुपये। कॉस्ट ऑफ कार्ड एनिमल 5,000 रुपये। ट्रांसपोर्ट का खर्चा 1,000 रुपये। मिल्क लीटर पर डे 10 लीटर पर डे का हिसाब से दूध की गणना वो कर रहा है। तो ये अपने बात कर रहे थे भी एक जो बफेलो यानी कि भैंस की
एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट बताइए भी, ट्रांसपोर्ट का खर्चा कितना, एक भैंस की कीमत कितनी, उसके अलावा जो भी रेंट वगैरह है या हाउसिंग का खर्चा, इस मान के वो बैंक एक रिपोर्ट बनाकर आपको देगा और 6 महीनों में 2 बैच में मिलेंगे। तो अब अपने कह रहे सर 50,000 में भैंस, वो मतलब नहीं है, वैसे तो 2-2 लाख रुपए की कीमत की है, लेकिन बैंक एवरेज रेट मानकर ही पेमेंट आपको देगा, उसमें आपसे कितने पशु खरीदो। अब बात आती है लैक्सेशन फीड, लैक्सेशन ड्राई डे टोटल। तो लैक्सेशन फीड माना है इसने फर्स्ट ईयर का 8,250 और ड्राई डे 300, टोटल 8,550। इस तरह से इन्होंने ये पूरे वर्ष का बताया ड्राई डे और रिलैक्सेशन फीड। तो ये अपना बिल्कुल ही छोटा सा चैप्टर था, सिर्फ रिपोर्ट बताई थी भी आप डेयरी फार्म में प्रोजेक्ट रिपोर्ट। प्रोजेक्ट रिपोर्ट का मतलब है आज आप डेयरी फार्म कर रहे हो तो आपको पहले एक रिपोर्ट बनानी पड़ेगी और वो रिपोर्ट आप बैंक को जब बताओगे, बैंक उसको मंजूर करेगा और आपको 2 बैच बनाकर, और वो एक एवरेज, जैसे अब इसने एक एग्जांपल बताया था आपको 10 बफेलों का, उसी तरह से गायों का भी हो सकता है, और वो पूरे खर्चे की रिपोर्ट बनाकर फिर आपका ऋण मंजूर किया जाता है और वो पर महीने आपको किस द्वारा ऋण जमा करवाना पड़ता है। अनुदान अगर हो तो उसमें अनुदान का मतलब यही है भी मान लो अगर आपको कोई ऐसी योजना चल रही है भी इस योजना में इतना % अनुदान है तो अनुदान राशि आपको नहीं जमा करवानी पड़ती, बाकी जमा करवाना पड़ता है। तो ये सिर्फ, इससे पहले अपने एक डेयरी फार्म के अभिलेख पढ़े थे, उसमें 7-8 अभिलेख थे, वो तो थे अभिलेख रिकॉर्ड करना अलग अलग, पर गाय का कितने दूध दे रही है, टोटल गाय कितना दूध दे रही है, काप का सारी बातें पढ़ी थी, टीकाकरण, स्वास्थ्य। अब ये था भी अगर आप डेयरी फार्म खोलना चाहते हो तो उसको प्रोजेक्ट बनाकर और सरकार आपको क्या देती है, ऋण उपलब्ध करवाती है। तो अब अपने एक चैप्टर रह गया इसके अंदर, चैप्टर नंबर 10 संभागीय ढांचा, और बाकी वो वैक्सीनेशन वाला था वो सर करवा दिया सॉरी मैनेजमेंट में प्रिंसिपल सर ने आपको, अभी बात हुई वो के लिए भी मैंने अच्छी तरह से करवाया, सेम है। और वो एक प्रशासनिक ढांचा रह गया, उसके बाद अपने स्टार्ट करेंगे प्रैक्टिकल। तो ये आपका जो एक्सटेंशन है ये थ्योरी कंप्लीट होती है। थैंक यू।